इसमें ये हमने देखा कि अब ये कार्बन एटम से जब ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ब्रोमीन के पास चले गए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये ब्रोमाइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। असल बात ये है कि जो आपको अभी हम शो करना चाह रहे हैं वो ये जो एरो है ये शो करता है कि शुरू वहाँ से होती है, ये एरो जहाँ से कर्व्ड एरो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ख़त्म कहाँ पे होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये एरो शुरू होता है और डेस्टिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाके ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जहन में रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जाते कहाँ हैं, ये भी ज़रा सोचिए कि इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका पेज 30 निकालें, पेज 30, पेज 30, ये प्रॉब्लम 1.24 से ऊपर ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम साइट्स ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या मतलब है इस बात का? हायर इलेक्ट्रॉन, हायर से लोअर, हाँ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हायर से डेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे बॉन्ड में ज्यादा होती है, उधर से जहाँ पे लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उस तरफ जाएंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। ये तो हमने सिंपल रिएक्शंस किए इस तरह के, जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था और एक ही एरो चाहिए था। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक से ज्यादा एरो चाहिए होता है। मसलन इस तरह का केस है कि बी और सी ने बॉन्ड बनाया हुआ है, ऑलराइट, और एक और एटम है ए, उसके पास लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का। अगर ये सी है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और अगर ये बी है इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहां तक कि आपको समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। यस सर। तो जब ऐसे होगा और इसके पास लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, उससे नजर आ रहा है कि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये अटैक कर देगा बी के ऊपर। इस अटैक को हम एरो से शो करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ हायर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि इसकी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था। तो ये सी पर अटैक नहीं करेगा ए, बल्कि बी पर करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। समझ में आई बात आपको? यस सर। यस सर। यस जब सर। जब बी को मिलने लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स ए से, तो बी कहेगा सी को हमारा तुम्हारा ताल्लुक खत्म, लो पकड़ो अपने इलेक्ट्रॉन और जाओ भागो यहाँ से। तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे कार्बन कार्बन की, ये सी की तरफ, और सी चला जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर दूर कहीं, और ए का बॉन्ड बन जाएगा बी के साथ। तो इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो एरोज ड्रॉ करने पड़े। समझ में आया आपको ये? आवाज आ रही है आप ए लोगों का को? दोबारा बताएं। यस सर। सर दोबारा थोड़ा सा बता। दोबारा दोबारा बताते हैं आपको। हम ये कर्व्ड एरोज का यूज आपको समझा रहे हैं। हमने कहा कि पहले जो हमने एग्जांपल्स की वो वाली थी जिसके अंदर एक ही कोई चीज थी और एक ही एरो हम ड्रॉ करते थे और उससे एक्सप्लेन हो जाता था। ठीक है, तो अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा एरोज ड्रॉ करनी पड़े वो कैसे होंगी। हमने कहा कि कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक एटम ने दूसरे एटम से बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, बल्कि हम कोई रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे वही जो एग्जांपल अभी हमने मेथिल ब्रोमाइड की ली थी उसी को लेते हैं। ये एक ब्रोमीन है जो कि एक हेलोजन है। हेलोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसका बॉन्ड है मिथाइल ग्रुप के साथ। समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है,
Yes, और sir. इधर Yes. करीब Yes. एक पड़ा हुआ है हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप OH। OH में के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इधर चूंकि ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। यानी ये जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड का, इसकी डेंसिटी ज्यादा ब्रोमीन की तरफ होगी, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसने बॉन्ड बनाया था ब्रोमीन के साथ इस उम्मीद पर कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। देखने में तो पूरा है, लेकिन ये जो शेयर कर रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये ज्यादा खींचे हुए ब्रोमीन ने, इस वजह से कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब कोई भी चीज इधर इस तरह की हो जो उसे इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर सकती हो, कार्बन के ऊपर वो चीज अटैक कर सकेगी। ऐसे रीजेंट्स जो किसी पॉजिटिवली चार्ज चीज पर अटैक करते हैं उन्हें न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। यानी इर्द गिर्द अगर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा वो कार्बन पर अटैक कर सकेगा। इस केस में इधर हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप पड़ा हुआ है OH नेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कहेगा कार्बन को कि मैं देता हूं तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर। समझा? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब Yes, कार्बन sir. को इससे इलेक्ट्रॉन्स मिलना शुरू करेंगे, तो वो ये जो इसने बॉन्ड बनाया हुआ है ब्रोमीन को कहेगा कि जाओ तुम, जरूरत नहीं है तुम्हारी, कहा था तुमने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करोगे लेकिन अब शेयर नहीं कर रहे। तो मौका उससे दे दिया। हाँ हाँ, वो बस उसे कहेगा जाओ तुम पकड़ो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लो, तुम चले जाओ, मुझे हाइड्रोक्सिल इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। समझ आ रही बात आपको? Yes, sir. इसके नतीजे sir. में Yes, sir. जो अगला आपका कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा? एक तरफ ये आपका ब्रोमाइड आयन बन जाएगा, दूसरी तरफ ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होंगे और एक इसके साथ OH ग्रुप लग जाएगा, ये वाला। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. जी सर। आ गया। एक और इस तरह का कॉमन सा रिएक्शन करते हैं, आपकी बुक में ही लिखा हुआ है। अच्छा, मैं बुक से देख के ही पढ़ा रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से कोई इतना जीनियस मैं नहीं हूँ। तो आप भी बुक से देखेंगे आपको भी समझ आ जाएगा। एक और बहुत कॉमन रिएक्शन है जो आम तौर पर होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स ट्रांसफर होते हैं। प्रोटॉन किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जबान जब आप करेंगे, जब हम प्रोटॉन का जिक्र करते हैं तो जो H पॉजिटिव आयन होते हैं ना, H पॉजिटिव, उसको प्रोटॉन कहते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो एक होता है भाई, वो तो हाइड्रोजन जब वो तो सर दो पूरा होता है। एक हाँ, हाइड्रोजन एटम का एक होता है। तो H पॉजिटिव कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? उसका न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है एक ना? प्रोटॉन है। तो इसलिए H पॉजिटिव आयन जो हाइड्रोजन आयन है उसे प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जरा देखिए, ये मैंने क्या बनाया है? ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाँ जी, तो ये जो इसमें ब्रोमीन है ये काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो आपको मालूम है ना। Yes, Yes, sir. sir. इसकी sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर इसके करीब पड़ा हो कोई वाटर मॉलिक्यूल H2O, एक ऑक्सीजन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन के पास इस वक्त कितने लोन पेयर्स होंगे बताएं जरा? 2. सर 2 लोन पेयर होंगे। दो सर। 2 लोन पेयर्स होंगे, क्योंकि वैसे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। जी सर। एक से उसने इससे बॉन्ड बना लिया, एक ये बॉन्ड बना लिया, 4 बच गए, तो 2 लोन पेयर्स हैं इसके पास। ऐसी है।
तो ये Yes, sir. उसी तरह का रिएक्शन हो सकता है जिस तरह हमने पहले जो किया था कि हाइड्रोजन को प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ये अपने एक लोन पेयर के साथ अटैक कर देगा इसके ऊपर। ये एरो आपको समझ में आई? Yes, जी sir. सर। जब इसको ये प्रोटॉन्स मिलने शुरू होंगे, ये ब्रोमीन को कहेगा जाओ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके तुम चले जाओ। ऐसे ही है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन चले Yes, जाएंगे sir. ब्रोमीन के साथ। ये दूसरा हमने एरो शो किया। तो प्रोडक्ट हमारी क्या बनेगी? एक तरफ ब्रोमाइड आयन बनेगा, दूसरी तरफ ये ऑक्सीजन के साथ पहले दो हाइड्रोजन जो लगे हुए थे ये तो वैसे के वैसे हैं, एक लोन पेयर भी वैसा है और एक और हाइड्रोजन आके साथ लग गया। ऐसे ही है, ये चीज बन गई। यस सर। अब एक चीज याद रखिए कि रिएक्शंस के अंदर जो चार्ज रिएक्टेंट्स का होना चाहिए, नेट चार्ज ओवरऑल वही प्रोडक्ट्स का होना चाहिए। ठीक है, तो अब इधर जब वाटर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड था, नेट चार्ज कोई भी नहीं था, ये तो पार्शियल चार्जेस थे ना, फॉर्मल चार्ज कोई भी नहीं था, जीरो चार्ज था। लेकिन यहाँ पर हमें ब्रोमीन पे एक नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। इस तरह ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके कोई बताए मुझे, कैलकुलेट करें ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज ये इस H3O में। +1 होगी। +1 क्यों होगा बताइए? एक तो नेट चार्ज बैलेंस आउट करना है और दूसरा क्योंकि ये वो उसका ना एक चलें आप, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताएं मुझे फॉर्मूला। सर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 बॉन्ड्स हैं 3 बॉन्ड्स है Plus और 1 2 आएगा नॉन सर. इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 2 लोन इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो हम Yes, कहेंगे 6 - 3 + 2, राइट? तो 6 - 5 = +1। ये सबको समझ आ रहे हैं? Yes, sir. यस सर। आ गया। यस सर, तो समझ आ रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये इस तरह के रिएक्शंस बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर आपने एसिड बेस केमिस्ट्री समझनी है ना, ये रिएक्शन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप समझें कि आपको बहुत सारे रिएक्शन समझ में आ रहे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है. जी जीशान प्लीज। सर आपने जो पिछले में बताया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो जाते हैं ना सर, OH, तो सर उसमें तो ऑक्सीजन भी तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से ज्यादा, तो वो अलग नहीं होगा सर? वो उसके साथ हाइड्रोजन भी एक लगा हुआ है ना, और फिर और ये रिएक्शन ऐसे ही आप ठीक कह रहे हैं। अगर उसके बाद कोई और इस तरह की चीज और कोई कार्बन के ऊपर जो है उसके अंदर भी चार्ज आएगा, लेकिन पर वो ऑक्सीजन खाली ब्रोमीन तो खाली ब्रोमीन लगा हुआ है ना, जबकि हाइड्रोक्सिल में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, तो वो उससे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ना कुछ वो पूरी हो रही होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है क्योंकि हाइड्रोजन से वो खींच रहा होता है। तो कार्बन से इतने नहीं खींचेगा, उसे इतनी जरूरत नहीं है जितनी ब्रोमीन। समझ आ रही है आपको? मतलब खाली O तो नहीं है ना, OH है। लेकिन वैसे आपकी बात ठीक है जीशान, ये हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप के आगे रिएक्शंस हो सकते हैं बिल्कुल। कोई और न्यूक्लियोफाइल होगा वो उस कार्बन पे अटैक कर सकता है और ऐसे रिएक्शन होते हैं। गुड क्वेश्चन। सर जी अबीर, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज ने किस पे अटैक करना है? मतलब ये रिएक्शन उसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है ना। ठीक है, आप देखेंगी कि आपने अटैक, ये जो अटैक आप शो करते हैं किस चीज से शो करती हैं अबीर? ये सब लोग ये बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है अबीर। अब आप सवाल का जवाब जो है ना मेरे साथ जरा डायलॉग करें। अच्छा, मैं आपको फंसाने के लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए बाकी सबको भी मदद मिलेगी। अबीर ये बताइए, जब आप मुझे सवाल पूछा कि अटैक कौन किस पे करेगा, तो हम अटैक को किस चीज से शो करते हैं? सर कर्व्ड एरो से। कर्व्ड एरो से। वेरी नाइस, ये सिर्फ अबीर बोल रही है, बाकी सब चुप करके सुने। अच्छा, अब मुझे बताइए जो कर्व्ड एरो है इससे हम क्या शो कर रहे होते हैं, किसकी मूवमेंट शो कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। वेरी नाइस, इलेक्ट्रॉन्स की। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी। वेरी नाइस। तो आपने नोट क्या करना है अबीर, आपने देखना है कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की लोएस्ट डेंसिटी कहाँ है और हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है, और वहां से एरो शुरू वो चीज अटैक करेगी जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उस चीज के ऊपर कि जिसकी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ओके समझ आ गई? जी। गुड। जैनब अरीज, आपने शायद कोई क्वेश्चन करना था, प्लीज पूछें आप। यस सर, ये जो हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, अगर इक्वेशन में आ जाए तो क्या हम रिएक्टेंट से भी कर सकते हैं या सिर्फ प्रोडक्ट से करना है? हर किसी का कर सकते, हर एटम का, कोई भी एटम हो किसी भी मॉलिक्यूल में हो, फॉर्मल चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे Br का 0 आता है नहीं, Br अगर का हम 0 तो नहीं रिएक्टेंट आ से। रहा। रिएक्टेंट्स में या Yes, प्रोडक्ट में?
रिएक्टेंट्स में। ऐसे ही है, रिएक्टेंट्स में बी आर का 0 है बिल्कुल, और प्रोडक्ट्स में -1 है बिल्कुल। यस सर। लेकिन Yes, sir. ओवरऑल अगर आप देखें तो रिएक्टेंट्स में क्या चार्ज आ रहा है, नेट चार्ज। वाटर का भी 0 है और HBr Yes. का भी 0 है, ओवरऑल 0 चार्ज है ना रिएक्टेंट्स में। यस सर। और प्रोडक्ट्स में बताएं, H3O का +1 +1 है और ब्रोमीन का -1 है, ब्रोमाइड का +1 -1 क्या हो गया, 0। 0। तो नेट चार्ज रिएक्टेंट्स का भी 0 है, नेट चार्ज प्रोडक्ट्स का भी 0 है। ओके सर। हो गया ना क्वेश्चन आंसर। बाकी सबको Yes, भी sir. समझ में आ गई है ये बात जो इन्होंने पूछी थी कि Yes, हो sir. सकता है यस सर। मुख्तलिफ एटम्स का फॉर्मल चार्ज रिएक्टेंट्स में कुछ और हो और प्रोडक्ट्स में कुछ और हो, लेकिन ओवरऑल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का नेट चार्ज एक जितना होना चाहिए। अच्छा, ये आगे प्रॉब्लम 1.25 दिया हुआ है, आप कर लीजिएगा। इसके नीचे एक जुमला लिखा हुआ है इटैलिक्स में, प्लीज प्लीज प्लीज, 3 दफा मैंने प्लीज कहा। ये आपको बस जहन में बिठा ले, कभी भी इसके खिलाफ नहीं जाना। और मैं ये स्टूडेंट्स को हम जितना भी बताते स्टूडेंट्स भूल जाते हैं इस बात को। ये क्या है जुमला, क्या लिखा हुआ है इटैलिक्स में, कौन पढ़ेगा? Yes, हुस्नी sir. अहमद, ये कोई नाम है? हुस्नी अहमद, हसनी अहमद, हुस्ने अहमद सर। हुस्ने हुस्ने अहमद, हुस्ने अहमद, राइट? यस सर। आपके सामने बुक खुली हुई है, ये जरा पढ़िए ये जुमला जो है। सर मैं न्यू टू, अभी तक मुझे बुक्स स्टाफ आईडी नहीं मिला, बुक्स इशू नहीं की हुई। तो आपने बताया क्यों नहीं मुझे? मैं कई सर दफा मैंने क्लास, आपको पहले बताया है। तो मैंने आपको कहा था, आप अगर आप वही वाली हैं जिन्होंने एक दफा बताया था, तो उन्हें मैंने कहा था कि आप आके ले लें टेक्स्ट बुक। नो सर, वो मैं थी। वो मैं थी? अच्छा, जो मैं ये अब ये मैं कोई और है, बीच में कोई और मैं आया। सर मैं अबीर। अबीर, अच्छा अबीर। तो भाई आपने आगे क्यों नहीं ली हुस्ने अहमद? सर मैंने सर सजील के साथ मेरा कांटेक्ट है, मेरा अभी तक स्टाफ आईडी बना नहीं था। ये जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ, आपको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। नहीं सर, मुझे समझ आ रहा है, और मैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस है, मेरा उनसे भी पूछ लेती। और भी लोग हैं ऐसे जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है? और कितने लोग हैं जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है? नो सर। भाई सर जो मेरे जिनके पास पास नहीं है है। वो ना बोले, जिसके पास नहीं है वो बताए। सर मेरे पास नहीं है। आप कौन है? सर कशफ इकबाल। जरा, कशफ इकबाल, जी। आपके पास क्यों नहीं है टेक्स्ट बुक्स? सर मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं बेल्जियम आई हूँ, इस वजह से। तो उधर टेक्स्ट बुक, तो आप क्या कैसे पढ़ रही हैं आप ये? सर मैं पेजेस की पिक ले लेती हूँ CR से। तो अभी तो आपके पास पिक नहीं है, आपके असली इस हुस्ने अहमद के पास थी। सर अभी तो समझ आ रही है, मैं बाद में उससे उनसे ले लेती हूँ पिक्स। हुस्ने अहमद आपके पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है भाई। आपके पास क्लास शुरू होने से पहले होने चाहिए। अब मैं इससे देख के बता रहा हूँ, तो आप क्या करेंगी? तो आप तो पीछे रह जाएंगी और फिर आपको मैं सर सजील से Sir, आज मैंने next फिर से time. बात करनी है कि मुझे कल। तो आप ऐसे करें ना प्लीज बेटा, आपका नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। अगर आपके पास, वैसे आप लोगों से दूसरी ले लेती हैं पिक्स किताब की? यार ये तो बहुत बुरी बात है यार। आप बता देती हैं, अगर आप इधर ही थी इधर आ जाती, मैं आपको कोई टेक्स्ट बुक अरेंज कर देता एटलीस्ट मेरे। बाकी तो मुझे नहीं पता बाकी लोग टेक्स्ट बुक से कितना पढ़ा रहे हैं, बाकी तो मेरे ख्याल है पावर पॉइंट्स उनकी वो करनी होती होंगी आप लोगों को, ज्यादातर ऐसे ही है ना, टेक्स्ट बुक यस ज्यादातर, सर। है ना? Yes. इक्का दुक्का लोग पढ़ा रहे होंगे। तो मेरे कोर्स में टेक्स्ट बुक चाहिए आपको, और ये टेक्स्ट बुक है भी इतनी अच्छी, अगर आप ये पढ़ लें ना एक दफ़ा अच्छी तरह से, आपको केमिस्ट्री में यू वुड बी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू वुड बी वेरी गुड, बाकी सबसे बहुत आगे होंगे। और ये फार्मेसी में हर जगह पे केमिस्ट्री चाहिए होती है। ये तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। चलें खैर, अरेंज कर लें। अच्छा जीशान आप पढ़िए ये जो प्रॉब्लम 125 के नीचे जो जुमला है। Resist the temptation to use curved arrows to show the movement of atoms.
curved arrows always show electron flow. इलेक्ट्रॉन फ्लो। थैंक यू वेरी मच। उमैमा खान, आप ये बात दोबारा पढ़ें। Resist the temptation to use curved arrows to show the movement of atoms. Curved arrows always show electron flow. आतिका बतूल, आप भी पढ़ेंगे। आतिका बतूल, आप क्लास में हैं? यस सर, मैं पढ़ती हूँ। Resist the temptation to use curved arrows to show the movement of atoms. Curved arrows always show electron flow. हमरा हुमायूं, आप ये जरा उर्दू में एक्सप्लेन करें ये जो जुमले में जो बात हुई हुई है। सर ये कह रहे हैं कि जो कर्व्ड एरोज होते हैं वो हमारे पास हमेशा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं एटम्स के अंदर। ये रेजिस्ट द टेम्पटेशन, ये क्या बात कह रहा है वो? अफरासियाब अली, ठीक है, आप बताइए। अफरासियाब अली, हमरा हुमायूं, अपना माइक म्यूट करें। अफरासियाब अली जी, बताइए क्या बात बता रहे हैं? कि सर इसमें बता रहे हैं कि सिर्फ ये एरोज इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को शो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा यूज नहीं कर सकते। किसके लिए इस्तेमाल नहीं करना इलेक्ट्रॉन्स को, ये एरोज को किसके लिए नहीं इस्तेमाल करना? मतलब उसके अलावा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ अबे यार, कुछ लिखा हुआ है ना, किसके लिए इस्तेमाल नहीं करना। बाकी चुप रहे हैं, मैं अफरासियाब से बात कर रहा हूँ। मूवमेंट ऑफ एटम्स, मूवमेंट ऑफ एटम्स। भाई बाकी लोग खामोश रहें, समझ नहीं आ रही, सिर्फ अफरासियाब बोलेंगे अभी। जी बताइए, अफरासियाब एक्सप्लेन करें, क्या बात कह रहे हैं, दोबारा कहें। सर ये कर्व्ड एरो सिर्फ यूज कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ एटम्स को शो करने के लिए, इसके अलावा आप इसको इस्तेमाल गलत बात कर रहे हैं आप, दोबारा सोचें क्या कह रहे हैं आप। कर्व्ड एरो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सर मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को शो करने के लिए एटम्स के अंदर, तो मतलब इसके अलावा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ ये कर्व्ड एरो। किसके लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते? इधर इसने क्या जुमले में लिखा हुआ है? डोंट विंग, जो लिखा हुआ है वो बताएं मुझे। सर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इस्तेमाल करने के लिए यूज कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ लिखा हुआ है जुमले में, किसके लिए नहीं इस्तेमाल करना, पढ़ के बताएं। सर मूवमेंट ऑफ एटम्स को शो नहीं करना ना। हाँ, अब ये दोबारा बोलें, ये दोनों बातें इकट्ठे बोलें उर्दू में। सर ये इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को शो कराना है, इसके अलावा मूवमेंट ऑफ एटम को एरो से शो नहीं कराना। हाँ, जरा ऊंची आवाज में जरा ये बात एक ही दफा जुमले में बोलें। सर इसमें लिखा हुआ है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कराना है एरोज के जरिए, मूवमेंट ऑफ एटम्स को शो नहीं कराना। हाँ, ये जरा एक दफा फिर कहें। सर इसमें लिखा हुआ है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कराना है एरोज के जरिए, और मूवमेंट ऑफ एटम्स को शो नहीं कराना। ये शाबाश, अब आपको समझ में आ गई है। अरीज नादिर, अफरा से आप माइक म्यूट कर लें। अरीज नादिर, अरीज नादिर, अरीज नादिर, आप क्लास में हैं? हैदर अली, हैदर अली। यस सर। यही बात दोहराएं जो अफरा से आप अभी कह रहे थे। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आप बोलेंगे तो हमें आएगी। हैदर, आपने माइक म्यूट किया हुआ है, माइक अनम्यूट करें और बोलें, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हैदर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने माइक म्यूट किया हुआ है। जी वो ऑफलाइन हो गए। सुभान अल्लाह। भाई यही है, फिर आप लोग अगर आप सीरियस नहीं होंगे ना तो फिर मैं तो पढ़ाता रहूंगा, जो नहीं करेगा मैं तो नहीं कुछ कर सकता फिर उसका। उसामा गफ्फार,
यस सर। जी ये जरा हेलो एक्सप्लेन सर। करें। उसामा गफ्फार आप बोलेंगे अब। यस सर। बोलें। सर रिपीट करनी है ये बात। जी जी बिल्कुल। सर इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो कर्व्ड एरो से शो हो सकती हैं और जो एटम्स की मूवमेंट है उसको रिफ्रेन करें यूज़ करने से कर्व्ड एरो। हाँ तो कभी भी आपने एटम्स की मूवमेंट के लिए एरोज नहीं इस्तेमाल करनी। एरोज किस लिए इस्तेमाल करनी है अभी जब मैं पूछूंगा ना तो सब लोगों ने माइक फौरन अनम्यूट करना है और सब ने बोलना है फौरन से, ठीक है। तो कभी भी एरोज को एटम्स की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करना। एरोज को सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए इस्तेमाल करना है और वो किसकी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। देर होगी। सब माइक म्यूट करें, दोबारा माइक म्यूट करें। जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगा आप लोगों ने माइक अनम्यूट करना और एक आवाज में बोलना है। एरोज को सिर्फ और सिर्फ एक चीज की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो चीज क्या है? कौन सी चीज है जिसकी मूवमेंट को शो करने के लिए एरोज को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? हाँ, किस चीज की मूवमेंट शो करने के लिए एरो को इस्तेमाल किया जाता है? और किस चीज की मूवमेंट शो करने के लिए एरो को इस्तेमाल नहीं किया जाता है? अब ये मैं आपसे बार बार इसलिए करवा रहा हूँ कि अब यूं ही हम रिएक्शन में जाएंगे ना आप लोगों ने फिर यही करना है। आपने ना एटम्स को मूव करने के लिए एरो शो करने, तो ये अब जो करेगा ना तो मैं उसको नंबर काटूंगा फिर, ठीक है। ये बस ध्यान में रखिए। चलिए बहरहाल मेरा ख्याल था आज मैं एसिड्स बेस केमिस्ट्री कराऊंगा, लेकिन आप लोगों ने इससे पहले वाला यही नहीं पढ़ा हुआ था। देखिए ना ये गलत बात है। मैं अपनी डील जो है मेरी साइड जो है डील की वो मैं पूरी कर रहा हूँ, आप लोग नहीं कर रहे। तो इसमें नुकसान इसका ये होगा कि मैंने सिलेबस को कवर करना है ना। अब हम यूनिवर्सिटी में कॉलेज या स्कूल में तो नहीं है, तो ऐसे तो नहीं है कि मैं सिलेबस कवर नहीं करूँगा। तो ऑफ कोर्स मैं इस स्पीड पे नहीं चल सकता ना। इस स्पीड पे मैं आपको बेसिक्स बता सकता हूँ और उसमें आप लोग साथ साथ नहीं पढ़ रहे, आप लोग सीरियस नहीं है उतने ज़्यादा जितना आपको होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं लेकिन उतना नहीं पढ़े जितना आपको करना चाहिए। फंडामेंटल्स हैं, ये आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से समझ नहीं आने चाहिए। यू हैव टू नो देम थ्रू एंड थ्रू। तो अगर वो नहीं है तो मसला है। तो अब अभी अगर 5वां वीक शुरू हो रहा है और उसके अंदर भी मैं एसिड बेस अब मैं तो कर रहा हूँ तो ये बहुत गलत होगा ना। तो फिर मुझे स्पीड पिकअप करनी पड़ेगी और आप लोग फिर ये होगा कि फ्रैंकली स्पीकिंग फिर मैं उस वक्त इस तरह से नहीं चल सकूंगा। दो ही ऑप्शन हैं, या तो आप लोग पढ़ें, अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोग साथ चलेंगे, अगर नहीं चलेंगे तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मुश्किल होती जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो मुझे बाकी कोर्सेज का नहीं पता, मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, यानी मैं फुल मार्क्स देने वाला बंदा हूँ। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बिलीव मी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से लोग फेल होते हैं। आमतौर पर मेरे कोर्सेज में नहीं होते, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल होंगे। और अगर फेल नहीं भी होंगे तो आपको टफ टाइम बहुत मिलेगा, यानी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाकी कोर्सेज भी क्लियर हों बाकी और ये भी साथ क्लियर हो तो आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए सीरियसली, यानी ये यूनिवर्सिटी में जिस तरह से पढ़ना चाहिए उस तरह से, ठीक है। तो मैं इधर से बात खत्म करूंगा। जी जीशान क्या कह रहे हैं? सर ये 1.23 का बी पार्ट थोड़ा क्लियर नहीं है 1.23 का सर। बी पार्ट क्लियर नहीं है अभी हमारी क्लास का। ए पार्ट तो उन्होंने सॉल्व किया हुआ है ना। तो अभी मेरे पास क्लास का टाइम हमारा ख़त्म हो गया है, तो लेट्स सी, या तो ओवर द वीकेंड तो मुश्किल होगा, या तो मैं अभी आपको व्हाट्सएप मैसेज पे रिकॉर्ड कर देता हूँ या फिर अगली क्लास हम इससे शुरू कर देंगे। मुझे अगली क्लास अगर मैं नहीं करता ना तो अगली क्लास के शुरू में मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, हम इसी से शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके सर। चलें सही है। ओके थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।